हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बोला था कि हम पूरी फिजिक्स यूट्यूब के अंदर वीडियोस में करेंगे। तो आज मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब एक्चुअल में क्या है, आपका फिजिक्स जो है दो पोर्शन में है, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स फर्स्ट के अंदर आपके टोटल 8 चैप्टर हैं और फिजिक्स सेकंड के अंदर आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट जो 8 चैप्टर हैं वो सिर्फ दो पे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो हमें इन चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ना है। नॉर्मली बात करें तो किसी चार्ज क्या है बताऊंगा, किसी चार्ज के आसपास जो फील्ड क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किसी मैग्नेट के आसपास जो फील्ड क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्मली बात करें, हाँ ये जरूर ये भी हो सकता है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकती है। वो हम इस चैप्टर में या इस किताब में डिटेल में करेंगे। तो नॉर्मली अगर बात करें, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये पूरी फिजिक्स फर्स्ट इसी पे है। तो हम पहले बात करते हैं कि चार्ज क्या करेगा। तो चार्ज आपकी फिजिक्स में 3 काम करेगा। इससे आपके लगभग 4 चैप्टर इसी टॉपिक से हो जाएंगे। अगर आपका चार्ज रुका हुआ है इसका मतलब रेस्ट पे वेलोसिटी है नहीं, और हो सकता है आपका चार्ज मोशन में हो। मोशन के 2 तरीके हैं, एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक वेलोसिटी वेरिएस है, चेंज हो रही है। अगर आपका चार्ज रुका हुआ है, जैसे आपके फिजिक्स फर्स्ट के जो फर्स्ट 2 चैप्टर है उसके अंदर आपका चार्ज रुका होगा। रुका होने का मतलब ये है कि आपको वहां ये बोला जाएगा कि इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, या यहाँ एक चार्ज है, वहां एक चार्ज है। इन चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होगा फर्स्ट 2 चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में चार्ज मोशन करेगा, फोर्थ में चार्ज मोशन करेगा, फिफ्थ में मैग्नेट आएगी, सिक्स्थ के अंदर मैग्नेट मोशन करेगी, सेवंथ आपका फिर करंट पे है, एट्थ आपका ईएम वेव पे है। वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। कैसे, वो देखिए। अगर आपका चार्ज रुका हुआ है तो वहां सिर्फ एक ही काम होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किधर डायरेक्शन होती है, वेक्टर है कि स्केलर है, वो मैं आपको धीरे धीरे डिटेल में वीडियोस के अंदर करवाऊंगा। अगर आपका चार्ज मोशन कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट से मोशन करना और वेलोसिटी चेंज से मोशन करना, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक कार चल रही है और एक कार की कंटिन्यूस स्पीड 40 की है। तो कार चल रही है, मोशन में है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और एक दूसरी कार है जिसकी चल तो वो भी रही है लेकिन स्पीड चेंज कर रही है, कभी 40, कभी 50, कभी 30, कभी 50, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को आपकी फिजिक्स में बी से लिखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ई से लिखा हुआ है। अब अगर आपका चार्ज मोशन के साथ साथ वेलोसिटी चेंज करे तो वहां 3 काम होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और कुछ वेव्स क्रिएट होती है। उन वेव को बोलते हैं ईएम वेव, जिसकी डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 8 जो है वो पूरा का पूरा ईएम वेव के ऊपर है। फर्स्ट जो दो चैप्टर है वो आपके रुके हुए चार्ज पे है, रेस्ट चार्ज पे है। थर्ड चैप्टर चार्ज मोशन कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा उसके ऊपर है। फोर्थ चार्ज मोशन करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है। ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज क्रिएट कर रहा है। फिफ्थ चैप्टर मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके ऊपर। सिक्स्थ चैप्टर जस्ट इसका उल्टा है कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है तो क्या मैग्नेट करंट क्रिएट नहीं कर सकती क्या? चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, वो चैप्टर नंबर 4 है, और मैग्नेट करंट क्रिएट करेगी वो चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर 7 जो है वो आपके घरों में जो करंट आती है, एसी करंट, उसके ऊपर है। यानी वो भी तरह से चार्ज के ऊपर ही है। क्योंकि करंट किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इसमें भी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ आप पढ़ोगे कि हमारे घर में जो करंट आ रही है वो एसी क्यों यूज कर रहे हैं, डीसी क्यों नहीं यूज करते। करंट एक्चुअल में 2 टाइप की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में एसी करंट को। एसी करंट बढ़िया क्यों है, हम इसका यूज ज्यादा क्यों कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर जो है वो ईएम वेव के ऊपर है, जिसकी डिस्कवरी जो थी वो हर्ट्ज ने की थी। यस, अब हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जो है चार्ज पे। वो कौन से चार्ज पे, रुके हुए चार्ज पे। तो पहले हम देखते हैं कि चार्ज डिस्कवर कैसे किया है, किसने डिस्कवर किया। तो एक साइंटिस्ट था थेरेंस, उसने चार्ज की डिस्कवरी की थी। उसने कैसे डिस्कवरी की, उसने एक मटेरियल देखा एम्बर, जो कि येलो कलर का एक रेक्सिन है, ओशन के साइडों में ये मिलता है।
उसने क्या किया, इस येलो कलर, वैसे भी येलो कलर हमारे आईज को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए स्कूल वैन्स का कलर भी हम क्या रखते हैं, येलो ही रखते हैं। और जितने भी पोस्टर वगैरह होते हैं, जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादातर येलो रखा जाता है कि ताकि दूर से ही अट्रैक्ट करे। तो वो येलो कलर का जो रेजिन था अंबर, उस थैल्स को शायद अट्रैक्ट किया होगा, तो उसने वो वहाँ से पिक कर लिया। लेकिन वो ओशियन की साइडों में था, तो वहाँ पे ओशियन की मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो उसने पहन रखी थी वुलन की एक स्वेटर। तो उसने अंबर को वुलन से यहाँ क्या किया, रफ किया। रफ करने मतलब यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई की, और वो प्रोसेस थी फ्रिक्शन की। जब अंबर को वुलन से फ्रिक्शन किया तो इसका मतलब यहाँ एक ऐसी पावर क्रिएट हुई। अगर मैं पावर बोल दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। चार्ज अगर पावर है तो ये गलत है, क्योंकि अगर मैं कह दूं पावर है तो इसको वोल्ट में होगा। कहते हैं ना कि ये बल्ब 20 वोल्ट का है, या ये मोटर जो है 60 वोल्ट की है, या ये जो मोटर है 200 वोल्ट की है, तो यानी चार्ज एक पावर नहीं है। तो उसने अंबर को जब वुलन से रफ किया तो वहां एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। उस प्रॉपर्टी ने क्या किया, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, एक नेचर क्रिएट हुआ। उस प्रॉपर्टी ने क्या किया, स्मॉलर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब भी किसी में क्रिएट होगी तो वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब उसने अंबर को वुलन से रफ किया तब इस दोनों इस प्रोसेस में, एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या हुआ मैं बताऊंगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, अंबर को जब वुलन से रफ किया तो इसके अंदर क्या हुआ, अंबर ने क्या किया, मिट्टी के कणों को एक बार तो उठा लिया, उसने झाड़ा तो उसने मिट्टी कर निकल गई। लेकिन जब फ्रिक्शन किया तो उस अंबर में वो प्रॉपर्टी आ गई, और वो जब आगे जाने लगा तो वापस वो मिट्टी के कण जो है वो वापस अट्रैक्ट हो गए। तो अंबर को वुलन से फ्रिक्शन करने से अंबर के अंदर वो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। ऐसा नहीं वुलन में नहीं हुई, वुलन में भी वो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, क्योंकि जब भी दो बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन किया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों को अब्जॉर्ब करती है। जब अंबर को वुलन से रफ किया गया तो अंबर के ऊपर, अभी आपको नहीं पता कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि चार्ज क्या है। तो मैं आपको वैसे मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे तो पता है, तो मैं बता रहा हूँ कि अंबर को वुलन से रफ करने के ऊपर अंबर के ऊपर माइनस चार्ज क्रिएट हुआ, जबकि वुलन के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ। तो कुल मिला के आप तो यही माने कि अंबर को वुलन से फ्रिक्शन करने पर चार्ज क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किए हैं, दूसरी बॉडी ने अब्जॉर्ब किए हैं। तो इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अंबर से, वुलन से इलेक्ट्रॉन निकले, अंबर के ऊपर आ गए। अंबर के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कहते हैं ना कि वैल्यू बढ़ गई, इसलिए अंबर पे माइनस चार्ज आ गया। वुलन पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, इसलिए वुलन पे प्लस चार्ज आ गया। हालांकि पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पहले इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, यानी इसके ऊपर भी पहले चार्ज जीरो था, न्यूट्रल थी, बाद में ये बॉडी भी न्यूट्रल थी। दोनों को फ्रिक्शन किया, एक पे माइनस आ गया, एक पे प्लस आ गया, लेकिन दोनों आज भी न्यूट्रल है। दोनों को कंबाइन देखें तो आज भी वो जीरो ही है, क्योंकि एक्चुअल में इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं। अगर इसके ऊपर -3 आ रहा है तो इसके ऊपर कितना है, +3 है। तो कुल मिला के चार्ज जब फ्रिक्शन में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस के अंदर चार्ज कंजर्व रहता है। यहाँ पर आपका एक लॉ काम करेगा, चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो हमें ये पता लग चुका है कि चार्ज जो डिस्कवर हुआ वो थैल्स ने किया, अंबर को वुलन से रफ करके चार्ज प्रोड्यूस किया। मेथड जो अप्लाई किया चार्ज प्रोड्यूस करने का वो फ्रिक्शन है। क्या फ्रिक्शन के अलावा भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चार्ज प्रोडक्शन के मेथड कितने हैं, यानी किस किस तरह हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये पता लग गया जब भी किसी बॉडी को रफ करते हैं तो एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉनों को अब्जॉर्ब करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को अब्जॉर्ब करेगी उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगी उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो वो बॉडी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चार्ज के टाइप का पता कैसे लगा। टाइप से बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आया गिलबर्ट, थैलेस के पास एक साइंटिस्ट आया गिलबर्ट, जिसने सिर्फ ये क्लियर किया कि चार्ज सिर्फ अंबर में ही क्रिएट नहीं होता। ये नहीं कि अंबर और वुलन में होता है। वो कहता है प्लास्टिक के अंदर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो। आप प्लास्टिक को रफ करते हो, जैसे आपने स्केल को रफ करके कागज को उठाया हुआ है, तो आप चार्ज सिर्फ ये नहीं है कि अंबर और वुलन में ही क्रिएट होगा। चार्ज प्लास्टिक में, कांच की छड़, ग्लास रोड में भी होता है, सिल्की क्लॉथ में भी होता है, यानी चार्ज और भी मटेरियल में प्रोड्यूस होता है। ये बात हमारे को गिलबर्ट ने बताई। इसके बाद एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने भी ये बताया कि चार्ज के टाइप दो हैं, और
जो चीज हमें दिखती नहीं है, हम कहते हैं वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, हमें दिखता नहीं है, उसके उसने टाइप बता दिए। तो ये कैसे उसने सोचा कि चार्ज दो टाइप का है, ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया, उसको मैं आपको एक छोटे से प्रैक्टिकल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसने क्या देखा कि दो ग्लास रोड जिसको उसने फ्रिक्शन करके उनको चार्ज प्रोड्यूस किया था, दो ग्लास की रोड है जिनको फ्रिक्शन करके चार्ज प्रोड्यूस किया। अभी आपको नहीं पता कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, मुझे पता है कि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है। यानी चार्ज का पता कैसे करते हैं कि चार्ज प्लस का है कि माइनस का, इसके लिए एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दो ग्लास रोड को रफ किया जिसके नाम उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब अगर इस ग्लास के ऊपर प्लस आया तो इस ग्लास के ऊपर भी प्लस आएगा, उनको सेम मटेरियल से रफ किया है। जब ऐसे दो बॉडीज को पास लाया गया तो ऐसी दो बॉडीज में रिपल्शन हुआ, एक दूसरे को ये दूर करने लगी, फेंकने लगी। ऐसे दो एबोनोटिक मटेरियल है, ऐसे दो एबोनोट की रोडों को पास लाया गया, एबोनोट के ऊपर माइनस चार्ज है, इनको पता है कि मैंने इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा हुआ है। तो इनमें भी क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। तो कोई ऐसी कोई मतलब कहता ना कि सरप्राइज वाली बात नहीं हुई, लेकिन सरप्राइज तो तब हुआ जब आप एक ग्लास रोड को एक एबोनोट के पास लेके गए, तब रिपल्शन क्यों नहीं हुआ। अगर चार्ज अगर एक ही होता है तो ग्लास और एबोनोट को आपस में जब पास लाते हैं तब इनमें अट्रैक्शन क्यों होता है, जबकि जब दो ग्लास रिपल कर रही है, दो एबोनोट रिपल कर रही है, तो एक ग्लास और एक एबोनोट अट्रैक्ट क्यों कर रही है। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन के माइंड में एक डाउट क्रिएट हुआ कि चार्ज कुछ ना कुछ तो चार्ज में डिफरेंस है, यानी इन दोनों के चार्ज में रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, तो एक इसमें और एक इसमें अट्रैक्शन क्यों हो रहा है। इस कारण बाद में देखा कि जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो कांटेक्ट के बाद जब इनको अलग करते हैं, ना तो ग्लास अट्रैक्ट कर रही है ना ही एबोनोट अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब चार्ज खत्म हो चुका है। तो जैसे मैथ में होता है ना +5 -5 0 हो गया, तो उसी बेस पे से बोला कि शायद यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब ग्लास पॉजिटिव चार्ज है, एबोनोट नेगेटिव चार्ज है, दोनों को पास लाया गया, अट्रैक्ट में कांटेक्ट में लाया गया, तो शायद दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए उसके बाद दोनों को रिमूव किया तो ना तो ग्लास अट्रैक्ट कर रही है ना ही एबोनोट अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ से उसने क्लियर कर दिया कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, और यहीं से प्रूवमेंट होता है कि सेम चार्ज चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जबकि अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहीं से इसकी प्रूवमेंट होती है कि सेम चार्ज रिपल करते हैं जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये टेबल है जिससे पता लगता है कि अगर आप दो बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन करते हो या और भी तरीके हैं चार्ज प्रोड्यूस करने के, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अगर आप ग्लास को सिल्क से रफ करोगे तो इसका मतलब ग्लास के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इसका मतलब ग्लास जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और सिल्क अपने इलेक्ट्रॉनों को अब्जॉर्व करेगी। ऐसे कैट की जो स्किन है, फर जो है, उसको अगर आप चाहे एबोनोट से रफ करो चाहे प्लास्टिक से रफ करो, तो इस कंडीशन में कैट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है कैट के फर पे, और एबोनोट जो मटेरियल है या प्लास्टिक जो मटेरियल है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह वुलन को चाहे आप रबर से फ्रिक्शन करो, चाहे अंबर से करो, चाहे प्लास्टिक से करो, चाहे एबोनोट से करो, उन चारों पे माइनस आएगा, वो वुलन पे प्लस आएगा। और ये प्लस माइनस का पता कैसे लगा, इसके लिए टॉपिक आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन एक पिक हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको बोलते हैं योज्यता नियम। ऐड का मतलब जोड़ना, योज्य करना। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपकी बॉडी पर चार्ज 2 से ज्यादा है, मान लो +2 है, +3 है, -4 है, +5 है। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि चार्ज की यूनिट जो है वो कूलाम है। मैं एक बार दिख रहा हूँ, ये चार्ज की यूनिट है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज 2 या 2 से ऊपर है तो आप इस बॉडी का टोटल चार्ज कैसे पाओगे कि टोटल चार्ज कितना है। वो कहता है कि ऐड कर दो, जो प्लस का प्लस में काउंट होगा, जो माइनस का माइनस में काउंट होगा। यानी यहाँ से प्रूव होता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं देखना कि 2 किधर है 4 किधर है। ये प्लस के 5 हो गए, माइनस के 9 हो गए, ओवरऑल इस बॉडी पे कितना है, -4 कूलम है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज 2 से ज्यादा हो तो टोटल चार्ज जो है वो सभी चार्ज के सम के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटिजेशन का नियम क्या है, क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी किसी बॉडी पर चार्ज है
उसको आप तोड़ सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो। किसमें क्वांटिफाई कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। मतलब किसी बॉडी पर कूलाम में कह सकता हूँ कि 1.5 कूलाम है, कूलाम में पॉइंटों में चल सकता है 1.53, 1.98। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो वो पूरे पूरे होंगे 1.5 कूलाम। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो 72 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं है कि 1.5 कूलाम इक्वल 72.5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीपल होगा, एक पूरा पूरा इंटीजर होगा। यानी किसी भी बॉडी के चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो। हालांकि इसका एक असर केस आता है कि कुछ ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर चार्ज जो है वो ये मिलता है, ये आप बीएससी में जाके आगे पढ़ोगे। ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल, लेकिन ये नेचर में कहते हैं ना कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये बोलेंगे क्वांटिटेशन लॉ में किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में डिवाइड हो सकता है या होता है। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो आपको याद होगी शायद 1.6 10⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये प्रोटॉन पे होता है। बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस का है, प्रोटॉन पे प्लस का है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है इनवेरियंस प्रॉपर्टी, निश्चलता का नियम। निश्चलता नियम में इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैंने इस प्लास्टिक के मार्कर को रफ करके इसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, अगर ये रुका हुआ है, इसके ऊपर 3 कूलम है, कल को मैं इसको मोशन करा रहा हूँ तो मोशन से चार्ज नहीं बढ़ेगा। चार्ज बढ़ाने के अपने तरीके हैं, या तो आप फ्रिक्शन करो या आप उसमें कंडक्शन करो या इंडक्शन करो, वो हम पढ़ेंगे आगे। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे रेस्ट कंडीशन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज, अगर वो बॉडी मोशन कर रही है तो भी चार्ज उतना ही होगा। कुल मिला के चार्ज डज नॉट इफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ बॉडी, चार्ज बॉडी के मोशन पे इफेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। संरक्षण नियम वो ये कहता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वुलन और अंबर को जब रफ किया पहले दोनों पे चार्ज नहीं था, बाद में चार्ज आ गया तो कोई चमत्कार मिरेकल नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, एक ने बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, दूसरे ने अब्जॉर्ब किए। दोनों को अगर बाद में भी देखोगे वो बाद में भी न्यूट्रल है, +5 -5 दोनों को कंबाइन चेक करोगे बाद में भी वो 0 है और स्टार्टिंग में भी वो 0 था। इसका मतलब चार्ज ना तो प्रोड्यूस हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। तो वुलन से जो चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, अंबर के ऊपर ट्रांसफर हुआ है। एक और क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कि आप कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को कोई इक्वेशन से समझा सकते हो। मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपके फिजिक्स में काम भी आएगी। वो इक्वेशन आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की है, लिखने को कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मैं वो लिख रहा हूँ जिससे आपको आगे बेनिफिट होगा। तो न्यूक्लियर की इक्वेशन है कि जब आप यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की अटैकिंग करवाते हो तो उसके बाद वहां पर ये न्यूट्रॉन, ये जो यूरेनियम है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। तो एक बेरिलियम बनता है, एक क्रिप्टॉन बनता है, साथ में एक न्यूट्रॉन रिएक्शन करके 3 नए न्यूट्रॉन क्रिएट करता है। और साथ में इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो है वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13 में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखो रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना है 92 है, रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज कितना है 92 है। तो थोड़ा चार्ज ना तो प्रोड्यूस हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। जैसे एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ फॉर्म ट्रांसफर कर सकते हैं, वही बात चार्ज की है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो पहली बार आपने जो चार्ज फॉर्मूला पढ़ा है वो यही पढ़ा हुआ है, 9th 8th क्लास में आपको पढ़ा हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज को निकालूं तो Q इक्वल क्या बनेगा I × T। तो I की होगी एम्पियर, T की होगी सेकंड, इसी को बोलते हैं कूलाम। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलाम है। इसके अलावा सीजीएस यूनिट जो है वो है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम को लिखा हुआ है ESU से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम है 3 × 10⁹ ESU। इसके अलावा भी फर्दर कोई यूनिट है, हाँ इसके अलावा भी यूनिट है कि एक होती है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलाम इज इक्वल 1/10 EMU। 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁻⁹ ESU और 1 कूलाम इक्वल 1/10 EMU। और इन दोनों को अगर आपस में इक्वल बैलेंस कर दें
ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो 3 × 10⁹ ESU वो इक्वल हो गया 1/10 EMU के। यहाँ से प्रूव हो गया कि 1 EMU जो है वो 3 × 10⁻10 ESU होता है। तो अभी आपने 3 पढ़ ली, एक गुलाम होगी, एक ESU होगी और एक EMU होगी। इसके अलावा एक बड़ी यूनिट और है फैराडे। ये फैराडे है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे फैराड। ये फैराडे जो है चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है और एक फैराडे इक्वल होता है 96500 कूलम। एग्जैक्ट होता है 96458। हम उसको लिख देते हैं 96500 ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना आए। अभी हमने चार्ज की यूनिट पढ़ी थी, एक थी कूलम, एक थी ESU, एक थी EMU और एक थी फैराडे। मैं फिर बता रहा हूँ कि एक आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे फैराड। फैराड है कैपेसिटेंसी की धारिता की, और ये फैराडे जो है वो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। एक फैराडे इक्वल 96500 कूलम। और जो ESU थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सीजीएस यूनिट, इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन वही साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि चार्ज के टाइप्स दो होते हैं, चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है और चार्ज नेगेटिव टाइप का होता है। और अभी आपको मैंने बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको क्वांटिटेशन लॉ से फाइंड कर सकते हो। हमने पढ़ा है क्वांटिटेशन लॉ, Q इक्वल क्या हो गया Ne। मुझे पता करना है कि एक कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि मेरे को E की वैल्यू पता है। यहाँ से Ne इक्वल क्या आएगा 1/1.6 10⁻19। ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 10⁻+19। 1/1.6 ये पॉइंट आएगा ऊपर 0 आएगा, डिवाइड जा नहीं रहा, एक 0 इधर से कैरी कर लेते हैं। 100/16 10⁻18 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम में होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, फिर ये पॉइंटों में कैसे आ गया? और ये पॉइंटों में नहीं है क्योंकि इसके आगे पावर 10⁻18 है। सोल्व करोगे 10⁻16 बच जाएगा। 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में।